गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर लैब। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आज एक बार बहुत अमेजिंग टॉपिक करने वाले हैं। सीसीई में जो लास्ट वाली चीजें होती है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, पोर्टफोलियो क्या होता है, इस तरह की चीजें हम करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्लूम टैक्सोनॉमी का साइकोमोटर डोमेन हमारा रहता था, उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसमें से 1 2 3 4 नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। छोटे से टॉपिक्स हैं दोनों, है ना। एक बार आओ सारे सारे पहले तो फिर हम बातें करेंगे। हाँ, मैं एकदम हेल्दी हूँ, सेफ हूँ, खुश हूँ। होपफुली आप सभी बेहतर होंगे और बेहतर कर रहे होंगे। खुश होकर के तैयारी करेंगे तो अच्छी तैयारी होगी, बजाय कि हर टाइम स्ट्रेस्ड रह करके और एक लॉन्ग फेस लेकर के अगर चलेंगे तो मुश्किल हो जाएगा जीवन जीना, है ना। शालू तो शालू कह रही है, सोच रही होंगी मुझे क्यों कह रही हूँ, मैं तो गुड इवनिंग कह रही हूँ, मैं इन जनरल कह रही हूँ। शालू, दीपिका, गज्जू, प्रियल, सभी को गुड इवनिंग। चलो चलिए शुरुआत करें फिर आज की। समझे कुछ चीजें। आई गॉट टू नो दैट यू कंप्लीटेड योर डीएलएड फ्रॉम एसआईजी एंड आई वाज योर जूनियर। बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। क्लास तो कल भी हुई थी भाई, क्लास तो कल भी हुई थी कंचन। 5 दिन हमारी क्लासेस नहीं हुई, मंडे टू फ्राइडे जो लास्ट वीक था अपना, मेरी तबीयत थोड़ी ढीली थी। अच्छा, एक और चीज़, आपके 2 ही सेशन बचते हैं इसके बाद, और जो बाकी बैच है आपके पेडागोजी स्पेशल वाला बैच और डी प्लस में मुझे देखना पड़ेगा कितना बचा हुआ है। तो कुछ लोगों के एग्जाम्स हैं तो कुछ रिकॉर्डेड डलवा दी जाएंगे, बट लाइव सेशन आपको मिलेंगे जब भी वो यूनिट होंगी बैचेस में, तो आपको वो लाइव भी मिल जाएंगी। तो टेंशन लेने की आपको कोई बात नहीं है, दोनों ही तरह से, है ना। मेन उद्देश्य यही है कि आप बिल्कुल सेटिस्फाइड रहें। प्रैक्टिस बैच अपने आप में आएगा और कुछ सेशंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। मतलब सेशन मीन्स जो वर्कशीट्स अगर नहीं मिली तो मिल जाएंगी, वो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल दीपिका, आप रोज नई टी शर्ट पहनी जाएगी। खैर ये सब बातें तो हो गई पूरी, आ जाते हैं इधर आ जाओ अब, ठीक है। जाएगा स्कोर 110 से ऊपर भी जाएगा, थोड़ा और मेहनत करो। वो 110 से 120 ले जाने में ना आंसू आएंगे, ठीक है। तो वहां देखो कि कमी कहाँ रह जा रही है। हम बात कर रहे थे सीसीई की कल, यानी कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। असेसमेंट क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, इवैल्यूएशन क्या होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, समेटिव असेसमेंट क्या है, इस तरह की चीजें हम कल डिस्कस कर चुके हैं बहुत हद तक। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, फॉर लर्निंग क्या है, एज लर्निंग क्या है, ठीक, ये सब भी हमने बातें की है। करा देंगे कोमल, टेंशन मत लो, ठीक है। बात तो मैंने बोला तो सही, रिकॉर्डेड भी डल जाएगा और जब लाइव की बारी आएगी तो आपके बैचेस में लाइव भी हो जाएगा। जो 2 बैच हैं आपके, जहाँ पे 2 यूनिट हुई है शुरू की, टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, समझते जाइएगा क्योंकि पेपर के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक। जितना आपको कराया गया है उतना आप अगर बहुत अच्छे से कर लेते हैं, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भर भर के प्रैक्टिस कर लेते हैं, कोई आपका रोक नहीं सकता सिलेक्शन। एटलीस्ट इस सब्जेक्ट को लेकर के मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ कि आपको यूज करने आ जाए ये चीजें जो हमने सीखी हैं, क्योंकि पेपर में सारा खेल कॉन्सेप्ट्स का है और किस तरह से आप उसको अप्लाई कर पाते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइम्स। आ जाइए फटाफट से। बहुत बढ़िया। ये कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव की हमने बात कर ली थी। सीबीएसई ने सबसे पहले एक कमेटी ने इसकी बात की थी 2009 में, फिर 2010-11 वाला जो सेशन था उसमें शुरू कर दिया गया था 9th और 10th के लिए। और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि बच्चे को हम इवैल्यूएट करें, चाइल्ड को इवैल्यूएट किया जाए होलिस्टिकली, इवैल्यूएट करें, मूल्यांकन करें बच्चे का। मूल्यांकन में सारी चीजें आ जाती हैं, चाहे उसका असेसमेंट हो, मेजरमेंट हो, किस तरह से होलिस्टिकली, यानी होलिस्टिकली का मतलब होता है सर्वांगीण रूप से। मतलब बच्चे के सभी एस्पेक्ट्स को हम देखें, चाहे उसका दिमाग हो, उसका मन हो, चाहे उसकी फिजिकल एक्टिविटीज हो, ठीक। मतलब होलिस्टिकली यानी सर्वांगीण रूप में हम उसको जांच पाएं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पेन पेपर पे हम टेस्ट ले लेते हैं। हो सकता है बच्चा गाने में बहुत अच्छा हो सकता है वो अपने आपको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता हो सकता है उसकी फिलोसॉफिकल थॉट बहुत अच्छे हो, हमने कभी सोचा ही नहीं उस पर, ठीक। तो सिर्फ पेन पेपर नहीं, ओवरऑल हम देख पाएं। यानी 2 टर्म इसमें निकल करके आते हैं, एक होता है स्कोलैस्टिक यानी शैक्षिक पक्ष, और दूसरा होता है को स्कोलैस्टिक यानी सह शैक्षिक, जिसमें पेन पेपर को छोड़ के बाकी सारी एक्टिविटी आ जाएंगी। स्कोलैस्टिक में आपका पेन पेपर टेस्ट आ जाएगा, ठीक। तो हमेशा ये बात हमें याद रखनी है। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सीसीई के अंदर कॉन्टिन्यूस का मतलब है लगातार चले, साल भर हम अलग अलग समय पे अलग अलग एक्टिविटी करते हुए बच्चे को देख पाएं, ऑब्जर्व कर पाएं। और मूल्यांकन कोई एक दिन होने वाली प्रक्रिया ना होकर के सतत होती चाहिए, पूरे साल में जहां जहां पे जरूरत पड़े समय समय पे होती रहनी चाहिए। और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूस का मतलब तो कंटिन्यूटी हो गया, सतत यानी लगातार हो गया। बात अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव की कर रहे हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव है सभी एस्पेक्ट्स में, यानी ऑल एस्पेक्ट्स ये मेजर करे बच्चे का दिल दिमाग, यानी उसका संज्ञान, कॉग्निटिव एस्पेक्ट, उसका अफेक्टिव एस्पेक्ट और उसका साइकोमोटर डोमेन, सभी को, यानी होलिस्टिकली, यानी स्कोलैस्टिक प्लस को स्कोलैस्टिक पक्ष दोनों को। स्कोलैस्टिक पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, को स्कोलैस्टिक बाकी सभी एस्पेक्ट्स। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में हो तो मुझे बता दो, इतनी सी बात है। दृष्टिहीन वाली जो बात है वो आपकी विजुअल डेफिशिएंसी या विजुअल डिसेबिलिटी है ना। पीडब्ल्यूडी एक्ट में इसको हमने रिजर्वेशन भी दिया हुआ है। डेली भी हो यानी सतत भी हो, कॉन्टिन्यूस भी हो जो इवैल्यूएशन है, और सभी पक्षों में हो, ये मतलब है सीसीई का। सीबीएसई ने इसको लागू किया था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने। इतनी बात क्लियर हो गई थी ना। हाँ चलो अब आगे कहानी शुरू करते हैं। इसमें छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिनमें आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं, मैं क्लियर करा दूंगी। एक चीज होती है डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड दूसरा होता है रेमेडियल टीचिंग। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं या एक साथ चलते हैं, ऐसा नहीं है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। मतलब डायग्नोस्टिक होता है निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, ठीक। निदानात्मक परीक्षण का मतलब क्या हुआ भाई? निदानात्मक परीक्षण का मतलब हुआ जिसमें हम जाने रीजन है क्या, प्रॉब्लम है क्या, मतलब रीजन का पता लगाएं कि कमी है तो कहाँ है, वीकनेस है तो कहाँ है, दिक्कत है तो कहाँ है, रुकावट है तो कहाँ है, हर्डल है तो कहाँ है बच्चे के सीखने में, ठीक। मतलब किन एरियाज में तन्नु जो रिवाइज बुक्स आ रही है ना उनमें जो है वो एरर्स को खत्म किया जाएगा। इतनी बड़ी बुक है तो पूरी टीम लगती है, कुछ ना कुछ एरर्स फिर भी रह जाते हैं। एरर फ्री बनती है बुक कोई भी, धीरे 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 1-8% के एरर होते हैं। भाई डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब क्या है? टीचर क्या लेगा, एक टेस्ट लेगा बच्चे का जिससे ये पता लगे कि वो किस एरिया में वीक है। मतलब हो सकता है आपने सारे चैप्टर पढ़ा दिए बट आपको पता कैसे चलेगा वो किस एरिया में वीक है? तो डायग्नोस्टिक टेस्ट से ये पता चलेगा कि पहले हमें रीजन तो पता चले, हमें कारण तो पता चले, हमें बीमारी का तो पता चलेगा। जैसे एक डॉक्टर क्या है, डायग्नोस्टिक लैब्स होती हैं जिनमें जाकर के आप अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं, कोरोना टेस्ट करा रहे हैं आजकल, सीपीआर वगैरह, है ना। ये सब क्या करती है, डायग्नोज करती हैं, निदान करती हैं कि पहले समस्या है क्या, यही तो बताओ, तभी तो रेमेडी देंगे, तभी तो दवाई देगा डॉक्टर। आपको पेट में दर्द है और कैंसर की दवाई दे दे डॉक्टर, ऐसा थोड़ी होता है।
पहले डायग्नोस करेगा। जो पुराने लोग थे, जो हकीम और वैद्य होते थे, वो भी क्या करते थे, पहले आपकी नब्ज चेक करेंगे, अच्छा कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, आपको देखेंगे टच करके, सिम्टम्स पूछेंगे, उससे क्या कर रहे हैं, डायग्नोस करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले डायग्नोस किया जाएगा, पहले निदान किया जाएगा, पहले पता लगाया जाएगा, फिर उपचार दिया जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, उसके बाद रेमेडियल टीचिंग दी जाती है, जहां जिस एरिया में कमी है आप बच्चे को दोबारा से सिखाते हैं, नए ढंग से सिखाते हैं और थोड़े आसान ढंग से सिखाते हैं। ठीक है, ग्रुप में भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकती है। उसी तरह से डायग्नोस्टिक टेस्ट भी ग्रुप टेस्ट भी हो सकता है और इंडिविजुअल टेस्ट भी हो सकता है। अगर आपको इंडिविजुअल बच्चे के बारे में पता लगाना है तो आप इंडिविजुअल को दे देंगे, अगर आपको ग्रुप में पता लगाना है कमियों का तो आप ग्रुप में दे देंगे। कोई दिक्कत नहीं इस बात को समझने में? हो रही है किसी को दिक्कत? बताओ एक बार, फटाफट से बताओ। तो एक के बिना दूसरा अधूरा है, दोनों ही जरूरी हैं। हाँ, तो डॉक्टर आपसे पूछते तो आप भी तो बच्चे से 4 क्वेश्चन करके पूछ सकते हो ना, आपको पता लग जाएगा किस एरिया में वीक है ना? इतनी बात क्लियर है या नहीं? देखिए एक बार, तो वीकनेस का, रीजन का, हर्डल का पता लगाया जाता है निदानात्मक परीक्षण लेकर के। ये इंडिविजुअल भी हो सकता है और ये ग्रुप भी हो सकता है। ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, यानी व्यक्तिगत भी हो सकता है और ग्रुप में भी हो सकता है। 4 बच्चों को दे दिया आपने एक टेस्ट और उसमें आप बाद में चेक करके पता लगा रहे हैं, ये वाला एरिया में तो बच्चा जो है वो कमजोर रह गया। थैंक यू मनदीप। ठीक है बात? ठीक है जूही, इतनी बात समझ में आ रही है गज्जू? हाँ, बच्चे की हरकतों से उसको आपने कोई भी एक एक्टिविटी दे दी करने को, उससे आपको पता लग जाएगा कि ये वाला चैप्टर मैंने कराया तो था बट उसके दिमाग में गया नहीं है, और गया है तो उसने इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से गलत समझ लिया है। जैसे अभी हम प्रैक्टिस बैच में डिस्कशन करेंगे तो वो डायग्नोसिस है आपके लिए, आपको पता लगेगा आपने क्या गड़बड़ समझ लिया किसी टॉपिक को जब हम बैच में पढ़ रहे थे, तो जब आप आंसर सही नहीं कर पाएंगे तो। बाइलिंगुअल है स्नेहा, 4000 एमसीक्यू वाली बुक बाइलिंगुअल है। देखिए, अब जब डायग्नोस कर लिया, कुछ परीक्षण देकर के, कुछ टेस्ट देकर के आपने पता लगा लिया, ओरल क्वेश्चन पूछ लिया, कुछ भी करके आपको लग गया पता, आपने कर लिया, बच्चे की समस्याओं का निदान आपको पता लग गया, अब आप रेमेडी देंगे, अब आप रेमेडियल टीचिंग देंगे, चाहे वो ग्रुप में दें चाहे वो इंडिविजुअल में दें, मतलब उपचार करेंगे। मान लीजिए बच्चे को समझ नहीं आया कि प्याजे में कहाँ प्रॉब्लम है, हो सकता है आपको ये समझ नहीं आया हो, तो मैं दोबारा से पढ़ाऊंगी, नए ढंग से पढ़ाऊंगी, अलग एग्जाम्पल्स का यूज करूंगी। तो रेमेडियल टीचिंग में यही होता है। फॉर्मेटिव और समेटिव टेस्ट कल हमने कर लिए थे मनदीप, कल वाला सेशन देख लेना। ठीक, तो अब आप उपचारात्मक शिक्षण देंगे, जहां जिस एरिया में कमी रह गई थी उसको फिर से समझाएंगे, ढंग से समझाएंगे, नई एक्टिविटीज से समझाएंगे। उपचारात्मक शिक्षण देकर के फिर से समझाएंगे। इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या बाकी है अभी? बताओ एक बार। जी दीपिका धन्यवाद। चिट चैट में रियल बात नहीं, देखो रियल रहना मतलब ये मेरी एक वो है, क्या कहें इसको, मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना भी कह सकते हैं, बट आई कांट फेक थिंग्स। पहले निदान बाद में उपचार, ये बात हम याद रखेंगे, डी आर से याद रख लो। पहले करेंगे डायग्नोज, पहले हम लगाएंगे पता, देन हम क्या करेंगे, रेमेडी करेंगे। क्या करेंगे, रेमेडी करेंगे। ठीक, इतनी बात सभी को क्लियर है? फर्स्ट स्टेप क्या है, डायग्नोज करना, पता लगाना, रीजन क्या है, निदान, देन आप उपचार करते हैं, उस समस्या का हल निकालने की बात करते हैं। इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत परेशानी समस्या इस बात को समझने में हो रही है? फटाफट से बताओ। होमा कह रहे हैं जीवन की समस्याओं से भरा है, वो तो आप सुलझा लेंगे, इतना भरोसा तो आप पे किया जा सकता है ना, जीवन की दर्द समस्या नहीं। क्लियर है इतनी बात? चलें आगे। और डायग्नोसिस में जैसे हम कल पढ़ रहे थे ऑफ, फॉर और एज लर्निंग, तो डायग्नोस्टिक की अगर हम बात करते हैं तो डायग्नोस्टिक की जब हम बात करेंगे तो हम ये मान सकते हैं कि डायग्नोस्टिक टेस्ट में या डायग्नोसिस में, डायग्नोस्टिक टेस्ट का अगर हिस्सा मानने की बात करें तो सबसे जो एप्ट टेस्ट है इसके लिए वो है असेसमेंट एज लर्निंग। जब बच्चा ग्रुप में या खुद से, जब आप उसको कोई एक्टिविटी करने को कहते हैं या खुद से खुद का असेसमेंट करता है, तब उसे पता चलती है कि कमी कहाँ रह गई है, जब आप खुद से टेस्ट लगाते हैं घर पे। असेसमेंट एज लर्निंग, एज का मतलब क्या है, सेल्फ, एज का मतलब है सेल्फ या फिर पीयर असेसमेंट। ठीक है जी, मतलब बच्चा खुद से खुद का आकलन करे, एक टेस्ट शीट करके देखे खुद से, आपने कहा ठीक है टॉपिक पढ़ लिया, इसके क्वेश्चन लगा के देख लो, या फिर ओके सनी सारे सेशंस देख लो पुराने रिकॉर्डेड एक एक करके और नोट्स बनाते जाओ और फिर इनको रिवाइज करना, हैंड रिटन नोट्स भी मैं दे दूंगी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है जी, नीतू उद्देश्य को ध्यान में रखेंगे और नीड का पता लगेगा कितना जरूरी है पढ़ना, तो पढ़ने में मन लग जाएगा, बीच में मन का हटना नॉर्मल बात है, बट उस मन को दिमाग से वापस लेकर के आना है पढ़ाई की तरफ, क्योंकि दूसरा ऑप्शन अच्छा नहीं है आपके पास। अगर होता तो आप वो कर रहे होते, पढ़ नहीं रहे होते, तैयारी नहीं कर रहे होते, और जब कर रहे हैं तो मन लगा के कीजिए। देखिए, सेल्फ और पीयर असेसमेंट ये डायग्नोस्टिक का हिस्सा होता है, ये डायग्नोसिस का हिस्सा है। इवन फॉर दैट मैटर फॉर लर्निंग भी एक बार को इसी में काम कर जाएगा, लेकिन ऑफ लर्निंग जो है वो तो सबमिटिव या जजमेंट के लिए है, वो डायग्नोसिस के लिए नहीं है। अब यहाँ पे परिवर्तन संभव नहीं है ना जजमेंट में, तो ये बात हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो डायग्नोसिस के काम आ सकता है, लेकिन जो सबमिटिव असेसमेंट है, क्योंकि ऑफ लर्निंग जो है वो एसए का पार्ट है, ना कि एफए का, और ये दोनों एफए का पार्ट है, तो एफए डायग्नोस्टिक असेसमेंट से जुड़ा हुआ है। क्लियर है बात? होपफुली इतनी बात आपको क्लियर होगी, कोई समस्या परेशानी इस बात को समझने में नहीं होगी। बढ़ जाए आगे। चाइल्ड सेंटर्ड है, ऑब्वियसली चाइल्ड सेंटर्ड है, सीसीई ही पूरा का पूरा चाइल्ड सेंटर्ड है, पूरी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है जो आपका सीसीई है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, अपने आप में कंप्लीट बात है उसकी। देखिए, टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन, अब मूल्यांकन के कुछ तरीके होते हैं, कुछ टेक्निक होती है, ऐसे हवा में तो पता लग नहीं जाएगा आपको बच्चे के बारे में, आपको कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। डॉक्टर भी थर्मोमीटर का इस्तेमाल करेगा, या तो ब्लड टेस्ट देने जाओगे तो ब्लड लेकर के आपकी लैब जो है उस तरीके से अपना काम करेगा, मतलब कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ टूल्स हैं, इवैल्यूएशन के कुछ तरीके हैं, उन्हीं पे हम बात करने जा रहे हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चन है स्नेहा बुक में, मेरी वाली बुक में। ठीक है जी, ठीक है निधि, ध्यान रखिए, फिर से पढ़ाई शुरू कीजिएगा ना, बीमार हो गए तो ये सब तो जिंदगी में आने वाली हर्डल्स हैं, इनके ऊपर उठना है आपको। ठीक है जी, चलिए आगे। चलिए सुप्रिया, समझिए एक बार, टेक्निक्स या फिर टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन यानी
ये वो तरीके हैं जिनके माध्यम से आप इवेल्युएट कर पाएंगे, मूल्यांकन कर पाएंगे। पहला है ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन। इन सबसे क्वेश्चन आते हैं, हल्के में मत लीजिएगा। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन होता है बच्चा कुछ कोई एक्टिविटी कर रहा है, आपने उसको देखा और थैंक यू सनी, आपने उसको देखा और क्या कर दिया? सनी कह रहे हैं 5 दिन क्रैक कर दिया सीटेट आपकी वीडियो देख करके। हाँ, मैराथन लास्ट टाइम कैसे ही होते हैं। बिल्कुल हो पाएगा, हुआ मेहनत बोलेगी आपकी, क्योंकि जहाँ पे मेरिट वाली कहानी है ना, नीट प्लस भी जैसे एग्जाम में, जितनी ज्यादा मेहनत आपने की होगी, अगर आप एक नंबर से भी आगे अपने बराबर वाले से, तो आप जीत रहे हैं, ये मानिए। तो वहाँ मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। सारा खेल मेहनत का है यहाँ पे। स्मार्टनेस भी आपको समझ आ जाएगी जब आप मेहनत करेंगे। जो इंसान डेली 3 घंटे पढ़ रहा है, क्या उसको समझ नहीं आएगा पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे थे? एक व्यक्ति है जो कभी कभी उठाता है, उसको लगता है 15 हिंदी में आ जाएंगे, 15 इंग्लिश में आ जाएंगे, 15 इसमें आ जाएंगे और हो गया पेपर पास। होगा जो ही, जहां कमी है वहां ठीक करो। और ये देखो टेस्ट कौन सा कर रहे हो। ऐसा तो नहीं आप कोई भी टेढ़ा मेढ़ा टेस्ट लेकर के बैठे हो पीआरटी का। एक बार प्रीवियस ईयर कोई ऐसा करके देखो सॉल्व, जो प्रीवियस ईयर भी हो और आपने सॉल्व ना किया हो। क्योंकि कोई भी टेस्ट सीरीज लेकर के आप बैठे हो, जरूरी नहीं वो उतनी ऑथेंटिक है, और नीट प्लस भी के नाम की उतनी ऑथेंटिक कभी बनती भी नहीं है। देखो, ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन। टीचर ऑब्जर्व कर रहा है बच्चों को कुछ करते हुए किसी एक एक्टिविटी के दौरान, ये हुई ऑब्जर्वेशन। बच्चे का डेटा मिल जाएगा, वो कैसे व्यवहार करता है, कैसे एक्टिविटी करता है, कैसे खुद को कंट्रोल करता है, कैसे जवाब देता है, बहुत सारी चीजें आप जान लेते हो। क्लियर है जी बात? हाँ, पीवाईक्यू से ज्यादा स्टैंडर्डाइज नहीं बनाएगा आपके लिए कोई, पॉसिबल नहीं है ना। देखिए, रेटिंग स्केल की अगर हम बात करें, और ये तो वो पेपर है जो बदलता रहता है, ये सीटेट नहीं है। सीटेट में आपके लिए टेस्ट सीरीज ऐप बनना पॉसिबल है। ये वो पेपर है जिसका नेचर ऐसे चेंज होता है। नीट प्लस बी की अगर मैं बात करूं, रेटिंग स्केल की अगर मैं बात करूं, तो एक पैमाना है ये, जिसमें 1 on 10 या मान लीजिए 1 2 3 4 5 की रेटिंग है। आउट ऑफ 5 आपको इतना रेट करना है। मान लो बच्चे के बिहेवियर कंट्रोल पे, मान लो बच्चे के होमवर्क वो कितना अच्छे से करता है, वो अपने आप को रिप्रेजेंट कितने अच्छे से कर पाता है, एक्सप्रेस कितने अच्छे से कर पाता है। ये सब चीजों पे आपने क्या किया? 5 out of 3 रेट किया, मतलब रेट करना है यहाँ पे। तो ये हुआ रेटिंग स्केल, जिसके माध्यम से आप बच्चे के बारे में पता लगा सकते हैं, उसको असेस कर सकते हैं। ये एक टेक्निक हुई इवैल्यूएट करने की। क्लियर है बात? नेक्स्ट है सोशियोमेट्री। सोशियोमेट्री समाज मिति विधि कहते हैं इसको। आपकी क्लास में 4 बच्चे हैं, उनका आपस में कैसा रिलेशन है। जब आप मॉनिटर चूज करते हैं, आप किसी एक को खड़ा करते हैं और कहते हैं इसके लिए कितने सारे हाथ उठाने के लिए तैयार हैं, किसके साथ जाएंगे। यार अगर आप मुझसे पूछोगे तो जो ही मतलब टेक्स्ट बुक इज सो न्यू। अगर मैं बात करूं टीचिंग एग्जाम्स की, तो बाकी तो ठीक है, आप कोई बात नहीं, 2-4 जगह टेस्ट दीजिए, जो भी आप कर रहे हैं करिए, आप अपने समझ के अनुसार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इट्स ओके। अब आपने जो भी लिया है उसको यूटिलाइज कीजिए, और अगर आप यूज करना चाहेंगे तो कुछ ना कुछ काम का हर जगह से निकल आएगा। सभी कोशिश तो अच्छा ही करने की करते हैं, है ना। देखिए, नहीं रेटिंग स्केल में 10 भी बना लो, ये तो आपके हाथ में है ना। रेटिंग आपको कितने में से देनी है? जैसे पिज्जा खाने जा रहे हैं, वहां भी आप रेटिंग दे रहे हैं, या आप स्विगी जोमेटो से ऑर्डर कर रहे हैं तब भी आप रेटिंग दे रहे हैं। 5 स्टार दिया, कितना दिया, है ना। बच्चे का क्लास में व्यवहार कैसा है, दीवार पे लगा देते हैं स्माइली के फॉर्म में, वो भी रेटिंग है एक तरह की। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है निधि। ओके ओके, आप प्रैक्टिस करो, आपके प्रैक्टिस के काम आएगा वो। आपको टाइम मैनेज और कुछ कुछ चीजें मैंने देखा नहीं है हालांकि टेस्ट, बट व्हाट आई नो मैं उसके बेसिस पे बता रही थी। खैर देखिए, सोशियोमेट्री की अगर हम बात करें तो समाज मिति क्या है अपने आप में। समाज मिति की अगर हम बात कर रहे हैं तो कह सकते हैं, हाँ, जो आप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं उस पर रेटिंग दे रहे हैं, आप किताब मंगवा रहे हैं उस पर क्या रेटिंग दे रहे हैं। बहुत सारी हर जगह पे आजकल रेटिंग का काम मिल जाता है रेटिंग को। अगर हम बात करें सोशियोमेट्री की, तो समाज मिति में कि एक बच्चा कितना पॉपुलर है अपने दोस्तों में, पॉपुलर भी छोड़ दीजिए, उसके रिलेशन कैसे हैं आसपास में, इस बेसिस पे आप उसके व्यवहार को जज करते हैं। वो जो मॉनिटर वाला मैंने एग्जांपल दिया कि कितनी वोट मिल रही है किसी को। इंटरव्यू की अगर हम बात करें, आप बच्चे का इंटरव्यू ले सकते हैं, बिठा के उससे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, ये नॉन स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, ये एक्लेक्टिक हो सकता है कि मतलब थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड थोड़ा सा नॉन स्ट्रक्चर्ड। ठीक है जी बात। तो इंटरव्यू लेकर के आप पता लगा सकते हैं। एक चीज है एनेक्डोटल रिकॉर्ड और दूसरी चीज होती है पोर्टफोलियो। इन दोनों को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि इन दोनों में कंफ्यूजन आपको बहुत रहती है और पूछा भी जाता है काफी हद तक। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले बात करते हैं पोर्टफोलियो की, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा एस्पेक्ट है इन कंपैरिजन टू एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। अगर बात पोर्टफोलियो की करें, पोर्टफोलियो, इसको हिंदी में भी पोर्टफोलियो ही कहेंगे, है ना। देखिए, पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो पोर्टफोलियो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें प्रॉपर फाइल बनेगी हर बच्चे की। एक फाइल बनेगी फॉर एवरी चाइल्ड इन द क्लासरूम। प्रॉपर प्लान होता है, इसलिए इसको फॉर्मल कहते हैं, है ना। सभी के लिए एक फाइल बन रही है, मतलब सभी के लिए एक जैसा। फॉर्मल है, फॉर्मल असेसमेंट का तरीका है। फॉर्मल वो जो प्रॉपर प्लान हो पहले से सभी के लिए। ठीक, फॉर्मल असेसमेंट का एक तरीका है, फॉर्मल वे ऑफ असेसिंग अ चाइल्ड है। एक फाइल बनेगी जिसमें उसकी जो भी एक्टिविटीज हैं बच्चे की, जो साल भर में वो करता है। मान लो वो गणित में अच्छा है तो कोई टेस्ट लिया था आपने, वो पेपर एज इट इज उसमें लगा दिया, उसने कोई सॉल्व करके दिखाया था, कुछ कोई प्रोजेक्ट कुछ भी उसने बनाया था, कोई पेंटिंग बनाई थी, कोई किस दिन डांस में बड़ा अच्छा किया था, वो फोटोज हैं। मतलब आपने एक तरह से इस फाइल में प्रॉपर विद फोटोज, विद डॉक्यूमेंट्स, विद पेपर, सारी चीजों को, एविडेंसेस को सबको संभाल के रखा है। ये क्लास टू क्लास आगे बढ़ता रहता है। और अगर बच्चा, ये ट्रांसफरेबल है अपने आप में, अगर बच्चा एक स्कूल से दूसरे स्कूल भी जाएगा तो ये फाइल ट्रांसफर हो सकती है, उसके बारे में जाना जा सकता है। तो ये ट्रांसफरेबल है, उसके बारे में सारी डिटेल्स इसमें मिलेंगी। पेरेंट्स, टीचर्स, जो उसके बाकी सहयोगी हैं, सबका यूज करके इसमें, मतलब सबका यूज किया, सबका फीडबैक लेकर के, सबसे बातचीत करके इसके बारे में एक प्रॉपर एक फाइल बनाई जाती है। ठीक, ये एक छोटी सी बात है किसके बारे में, पोर्टफोलियो के बारे में। तो ये एक डॉक्यूमेंटेड फाइल है जो प्लान होती है, जिसमें बच्चे की सारी एक्टिविटीज, चाहे वो उसकी आर्टिस्टिक गतिविधियां हो, चाहे डांस हो और सिंगिंग हो, उस तरह के फोटोज हैं, कोई फाइल लगा दी। आजकल तो आप सीडी लगा सकते हो, किसी एक डांस कॉम्पिटिशन में वो गया था, कोई स्पीच देना, मतलब सारी चीजें जो भी उसकी अचीवमेंट्स हैं, जो भी उसकी
एक्टिविटीज़ हैं और उसके बारे में जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब इसमें आप लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो फोटोग्राफी वगैरह के लिए भी लोग पोर्टफोलियो बनवाते हैं। पोर्टफोलियो बनवाते हैं तो मतलब आप अपनी अलग-अलग तरह की पिक्चर्स उसमें सहेज के रख रहे हैं। तो वही कहानी इस पोर्टफोलियो की है, बच्चे की सारी एक्टिविटीज़, उसकी अचीवमेंट, उसका कच्चा चिट्ठा सब इसी में मिल जाएगा आपको। अचीवमेंट टेस्ट पे बात करेंगे अभी, टेंशन मत लो चारुल। ठीक, ये बात हुई पोर्टफोलियो फाइल की। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपकी एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स को समझने से पहले ये ज़रूरी है समझना कि एनेक्डोट क्या होता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। मैं लूँगी आप लोगों के डाउट्स आज लास्ट में। ठीक, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या हैं? अगर मैं बात करूँ एनेक्डोटल रिकॉर्ड की, तो यहाँ पे स्पेशल ओकेजन है कोई। एनेक्डोट क्या होता है? कोई भी एक घटना घटी उसको एनेक्डोट कहते हैं हम। कोई भी एक स्पेसिफिक एक्टिविटी, स्पेसिफिक डिटेल, स्पेसिफिक इवेंट। बच्चे ने पत्थर मार दिया किसी और को, ये क्या स्पेसिफिक हो गया? एक दिन नोटबुक नहीं लेके गया था, स्पेसिफिक हो गया। कोई एक पर्टिकुलर, कोई एक विशिष्ट घटना और बहुत कम शब्दों में, इसके लिए पूरी फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है एक पेपर लिया उसी पे लिखते चले गए। जो आपकी डायरी होती है, स्कूल डायरी, आपने देखा होगा, उसमें एक पेज होता है जिसमें डेली एक्टिविटीज आती हैं। आज आपका बच्चा कॉपी नहीं लाया था, आज आपका बच्चा पेन नहीं लाया था, आज आपका बच्चा फलाना नहीं लाया था, आज आपका बच्चा ही नहीं आया था। ये सब क्या है? एनेक्डोट्स हैं। एक डायरी के छोटे शब्दों में बहुत एनेक्डोट्स होता ही है, बिल्कुल टिप्पणी करना एक तरह से। टिप्पणी करना एक तरह से एनेक्डोट है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में? बताओ मनदीप। स्पेशल काइंड ऑफ बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड, ये कोई समस्या हो सकती है, ये कोई और बात भी हो सकती है। केस स्टडी तो पूरी फाइल बनेगी, उसकी बचपन से लेके उसकी क्या हिस्ट्री है, क्या बिहेवियरल चेंजेस रहे हैं, वो अपने आप में एक फाइल बनती है, केस हिस्ट्री जो है। बहुत बढ़िया। हुमा कह रहे हैं बच्चा ही नहीं आएगा, कोई कह रहा है पता नहीं कुछ तो कहा। देखिए, अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, एक इनफॉर्मल सा रिकॉर्ड है। किसी भी दिन कुछ भी हुआ, लिख लिया। हर बच्चे की अलग अलग गतिविधि होगी, कोई आप पहले से प्लान तो कर नहीं सकते, सबके लिए एक जैसा थोड़ी लिख दोगे। एक बच्चा होता है जिसकी डायरी में एक सिंगल नोट भी नहीं आता, एक बच्चा जिसकी डायरी भरी हुई होती है। तो ये इनफॉर्मल है, अनौपचारिक है। सोशियोमेट्री इज सिंपल, बच्चे का बाकी अपने सहपाठियों के साथ रिलेशन कैसा है, टीचर्स के साथ रिलेशन कैसा है, समाज में वो कैसे बिहेव करता है, दैट्स इट। पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल में इतने सारे तो डिफरेंस बताती है। पोर्टफोलियो आपका पूरा कच्चा चिट्ठा है, आपकी अचीवमेंट्स, आपकी आर्टिस्टिक गतिविधियां, सबकी फोटो, फाइल, डिटेल सब कुछ है वहां। और ट्रांसफरेबल है, ये नॉन ट्रांसफरेबल है। आप इसको एक क्लास से दूसरी क्लास में नहीं लेकर के जा सकते, नई डायरी मिलेगी अगले साल, लेकिन वो फाइल सेम रहेगी पोर्टफोलियो वाली। ठीक, यहाँ पे छोटे छोटे शब्दों में लिखा जाएगा, वहां प्रॉपर डिटेल्स में होती हैं चीजें। इतनी बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत परेशानी हो रही है? ये बताओ, 1 मिनट का समय लेकर के इतने में बैठती हूँ। और यहां तक की बात क्लियर है तो बताओ, तभी जाकर के हम बढ़ेंगे आगे। मेरे ख्याल में तो क्लियर होनी चाहिए, बाकी आप लोग बताएंगे। इतनी बात क्लियर है? क्या पूछ रहे हो प्राप्ति, बताओ। 1 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, करेंगे कंटिन्यू। ज़्यादा एनर्जी से पढ़ा दिया है आज। देखिए, रिपीट कर दो, अभी कर देंगे, क्या दिक्कत है। क्यूमुलेटिव बता दो, क्यूमुलेटिव भी बता देंगे। मूक बधिर शारीरिक अक्षमता है या जैविक बता दो। दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं हेमा, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे पूछा है। जैविक तो है ही। एनेक्डोटल में समराइज कर लो, या इवेंट बेस्ड होती हैं चीज़ें। एनेक्डोटल में इवेंट बेस्ड चीज़ें होती हैं। देखिए, समझते हैं चीज़ों को। इतने एनर्जेटिक कैसे, क्या राज है? राज आप लोगों का प्यार। देखिए, अगर हम बात कर रहे थे, 2 चीज़ें हमने यहाँ डिस्कस की हैं अभी तक।
मतलब वैसे तो बहुत सारी चीजें डिस्कस की, बट मेनली अगर हम बात करें पोर्टफोलियो की, पोर्टफोलियो अपने आप में एक डॉक्यूमेंट की फाइल है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। बच्चे ने अचीव किया, किसी डिबेट कॉम्पिटिशन में गया, कभी कहीं गया, कुछ हुआ, किसी आर्ट्स की फॉर्म में वो अच्छा है, कुछ और करने में वो अच्छा है, तो उसके सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगे हुए हैं। इसकी डिटेल के लिए आप पेरेंट्स का यूज करते हैं, टीचर्स अपने अलग अलग टीचर्स बच्चे के बारे में बताते हैं, ठीक है। फाइल तैयार की जाती है अलग अलग डॉक्यूमेंट के बेस पे। ये ट्रांसफरेबल होता है, एक स्कूल से दूसरे स्कूल भी जा सकता है, इवन मतलब क्लास टू क्लास भी इसको लेकर के जा सकते हैं, इसमें ले सकते हो, ठीक। अगर मैं बात करूँ कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स या मतलब अलग लगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हो। अगर हम बात करें तो ये फॉर्मल असेसमेंट का टाइप है। बच्चे की ज़्यादातर इसमें प्रोग्रेसिव जो रिपोर्ट्स होती हैं, या मैं कहूँ उसका जो भी स्पेशल चीज़ें हैं, जो भी अचीवमेंट्स हैं एक तरह से, उनको हम यहाँ पे सहेज के रखते हैं, ठीक। और ट्रांसफरेबल तो है ही, एक्टिविटी सारी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, एक फाइल है प्रॉपर। अगर बात एनेक्डोटल की करें तो ये थोड़ा सा टू द पॉइंट हो जाता है, बहुत कम शब्दों में लिखा जाता है, स्पेसिफिक डिटेल होती है, किसी इवेंट, कोई घटना घटी, कुछ बात हुई, एक डायरी में एक पेज पे लिख लेंगे, इनफॉर्मल सी बात है। इसमें बहुत ज़्यादा कहानियाँ नहीं, टिप्पणी होती है, इसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं, स्टेटमेंट्स होते हैं अलग अलग समय पे होने वाली चीज़ों के, ठीक। एक चीज़ होती है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, एक चीज़ होती है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। क्यूमुलेटिव का मतलब ही है लगातार, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, मतलब जोड़ते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ, ठीक है। इसमें क्यूमुलेटिव जो कार्ड्स बनते हैं ना, एक तरह से दिए भी जाते हैं कई बार, बच्चे का हेल्थ क्या है, उसके बाकी ग्रेड्स क्या है, इसमें लगभग सारी चीजें आती हैं, इसमें सिर्फ अचीवमेंट नहीं, लगभग सारी चीजें क्यूमुलेट करके एक साथ जोड़ करके रख दी जाती हैं क्यूमुलेटिव कार्ड के अंदर, ठीक। अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग चीजें बनी हुई है। नहीं, वैल्यू तो है हिंदी वालों की भी, बट ये चीजें ऐसे ही एज इट इज पूछ ली जाती हैं। अब छोटे छोटे टर्म भी अगर आप मतलब कोशिश करोगे कि आप अपने एंड में थोड़ी सी भी मेहनत ना करो तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना, ठीक है। नहीं, टीसी पोर्टफोलियो नहीं हो सकती, ये क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड को एक बार को आप कह दो। हाँ, सोशियोमेट्री मोरनो ने ही दी थी, तो इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं जानने को। अगर इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, जितना बड़ा स्कूल उतने टास्क, ये कह सकते हो आप, ये कहा जा सकता है, ये संभव है ऐसा कहना। अब मुझे ये बताओ, आज तक का कोई भी डाउट हो दुनिया का वो पूछ लो। अच्छा, अभी डाउट कहाँ से पूछोगे, अभी तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी करना है, चलो रुक जाओ फिर मत पूछो, है ना। फ्रिक्वेंटली होता है ये क्यूमुलेटिव, एग्जैक्टली। अगर हम बात करें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की तो हाँ, बाइलिंगुअल समझ आता है ना, ठीक है। देखिए, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का साइकोमोटर डोमेन रहता था। हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को कैप से याद रखा हुआ है, सीएपी कैप, सर पे लगाने वाली टोपी। सी फॉर कॉग्निटिव यानी संज्ञान, उसके दिमाग से रिलेटेड, बच्चे के दिमाग से रिलेटेड पक्ष को हम कॉग्निटिव कहते हैं। अफेक्टिव बोले तो अफेक्टिव होता है संवेगात्मक, उसके इमोशंस, और साइकोमोटर यानी पी फॉर साइकोमोटर मतलब फिजिकल एक्टिविटीज से संबंधित चीजें, ठीक है। अगर मैं बात करें, हाँ, एकेडमिक प्लस नॉन एकेडमिक क्यूमुलेटिव में आ जाते हैं। अगर हम बात करें, कौन है व्यक्ति, अमनदीप, जो भी नहीं, मनदीप, ओके। ब्लूम टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो ब्लूम टैक्सोनॉमी का ये तीसरा एस्पेक्ट है साइकोमोटर डोमेन, जिसको हम क्या कहते हैं, कोनेटिव भी नाम दे देते हैं। कोनेटिव, या ये क्या है, एक्शन बेस्ड है, एक्शंस इसमें आते हैं, एक्शन बेस्ड है, फिजिकल एक्टिविटीज इसमें आएंगी, ये बात हम ध्यान में रखेंगे। द साइकोमोटर डोमेन, ये कुछ दिन पहले हुआ था, अगर आपको याद नहीं ब्लूम चाचा के बारे में, वो ब्लूम चाचा बहुत वेट करवाते हैं। हाँ, देखो समझो, अगर मैं बात करूं ब्लूम टैक्सोनॉमी की, तो द साइकोमोटर डोमेन इंक्लूड्स फिजिकल मूवमेंट, शारीरिक गतिविधियां, कोऑर्डिनेशन, समन्वयन, कि आप कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, साइकिल चला रहे हैं कुछ और पानी भी पी रहे हैं साथ में, है ना। एंड यूज ऑफ द मोटर स्किल एरियाज, पेन पकड़ रहे हैं, कुछ उससे कुछ का कुछ बना रहे हैं, तो ये आपके मोटर स्किल्स हैं, जो आपकी गति वाले कौशल होते हैं। इसमें फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर स्किल्स आती हैं, आपकी बड़ी मसल का कोऑर्डिनेशन, जैसे आपके हाथ पैरों का, और छोटी मसल जैसे आपके हैंड्स हो गए, आई मूवमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना हो गया। तो हम ये कह सकते हैं साइको मोटर, साइको मतलब मन प्लस फिजिकल एस्पेक्ट, क्योंकि दिमाग से तो कंट्रोल हो रहा है ना, फिजिकल भी, तो फिजिकल एस्पेक्ट्स जितने भी फिजिकल मूवमेंट्स हैं, शारीरिक गतिविधियां हैं, वो इसमें आएंगी। कोऑर्डिनेट आप जैसे करते हैं शारीरिक रूप से अपने शरीर का इस्तेमाल करते हुए, वो इसमें आएगा। प्रिसिजन यानी आप कितना एक्यूरेटली, अगर आपको तीर भी मारना है तो निशाने पे मारेंगे, दिस इज एक्यूरेसी, ठीक है बात। यूज ऑफ द मोटर स्किल एरियाज, कढ़ाई बुनाई, सिलाई, दौड़ना, भागना, कूदना, उछलना, ये सब मोटर स्किल एरियाज का हिस्सा है, जिसमें गति का इस्तेमाल हो, जिसमें स्पीड की जरूरत पड़े, ठीक है हुमा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ दीज स्किल्स रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्पीड। इन स्किल्स का जो डेवलपमेंट है उसके लिए प्रैक्टिस की, अभ्यास की जरूरत पड़ती है। हम बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ में थोत सुजान, है ना, कि मतलब वो रस्सी भी बार बार जब आती जाती है कुएं पे तो उस पर निशान पड़ जाता है। मतलब ये कैसे डेवलप होगा, ये वाला डोमेन प्रैक्टिस से, ठीक है जी, देखा नहीं होगा नहीं तो मैंने, प्रैक्टिस से डेवलप हो जाएगा ये वाला डोमेन, 100% अभ्यास से बेहतर होगा। कोई भी एक प्लेयर है, फॉर दैट मैटर विराट कोहली आज के समय के बहुत सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं, जो भी कहना चाहें आप, मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। तो उस केस में अगर हम बात करें तो क्या वो प्रैक्टिस छोड़ दी उन्होंने, अब वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटीज को या इस डोमेन को बेहतर करने के लिए प्रैक्टिस मस्ट है। और ये मेजर कैसे किया जाएगा कि आप इस डोमेन में अच्छे हैं, कितना स्पीड से आप चीजें करते हैं। पता चला कैच लेने गए थे और बॉल निकल गई, आप पीछे रह गए, क्या हुआ, आपको बेकार माना जाएगा या मेजर अच्छे से नहीं किया जाएगा। प्रिसिजन होता है एक्यूरेसी, कितना एक्यूरेटली आप फिजिकल एक्टिविटी कर पा रहे हैं, है ना। फॉर एग्जांपल अभी नीरज चोपड़ा की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक्यूरेसी दिखाई ना, वो एग्जैक्ट किस स्ट्रेंथ से फेंका, किस जगह पे पहुंचा, वो सारी चीजें। डिस्टेंस, अगेन कितना डिस्टेंस आप कवर कर पा रहे हैं, और भी इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। कार चलाना भी इसी में आएगा बिल्कुल। प्रोसीजर्स, कार चलाना अपने आप में प्रोसीजर सीखते हैं ना आप, कि भाई आप क्लच दबाएंगे, गियर डालेंगे, फिर एक्सेलरेटर और क्लच को रिलीज करेंगे, ये सब क्या है, ये प्रोसीजर का हिस्सा हुआ। कोनेटिव और साइकोमोटर सेम होता है। अफेक्टिव और अफेक्टिव को तो खैर इमोशनली बोलते हैं, इमोशनल एस्पेक्ट से बोलते हैं, और कॉग्निटिव को तो संज्ञानात्मक बोलते हैं, थिंकिंग एस्पेक्ट से जोड़ देते हैं। अफेक्टिव को इमोशनल एस्पेक्ट या फीलिंग से जोड़ देते हैं, और इसको एक्शन या फिर कोनेटिव तो कहते हैं। क्या हुआ नहीं तो, अच्छा देखा नहीं यार मैंने। और टेक्निक्स इन एक्यूजिशन, आप जब एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूशन, तब वो कितने बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट हो पाता है कुछ भी, है ना। और ये एक बेसिक सी बात हुई कि ये डोमेन में क्या है, फिजिकल एक्टिविटीज आती हैं, जिनको बेहतर या मेजर कैसे किया जा सकता है, इनको मेजर किया जा सकता है
कितना एक्यूरेटली आप लिख पा रहे हैं, जैसे ड्राइंग भी कर रहे हैं तो उसमें भी एक्यूरेसी चाहिए, प्रोसीजर्स आप सीख पा रहे हैं नहीं सीख पा रहे हैं, डिस्टेंस कितना कवर कर पा रहे हैं, कितनी तेजी से कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें। अगर मैं बात करूं बीएस ब्लूम की, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम की, तो उन्होंने और उनके एसोसिएट्स ने जब शुरुआत में इसकी बात हुई थी तो उन्होंने साइकोमोटर में कोई भी कैटेगरी नहीं दी थी। फिर अलग अलग लोगों ने बाद में कैटेगरीज डेवलप की, जैसे अनीता हैरो जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, डेव एक व्यक्ति हैं, सिम्पसन ने सबसे पहली बार इस कैटेगरी के जो डोमेन्स हैं अलग अलग उनको डिवाइड किया, अदरवाइज ब्लूम ने इसको डिवाइड नहीं किया था और उनके एसोसिएट्स ने, बाद में आने वाले लोगों ने किया। तो इसमें कुछ 6 डोमेन्स पढ़ते हैं, वैसे तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग दिए हुए हैं, कोई 6 दे रहा है, कोई 5 देगा, कोई 7 भी दे देगा, बट हम जो सबसे ज्यादा फेमस और इंपॉर्टेंट है वो है हैरो, अनीता हैरो। 1972 में इन्होंने कुछ 6 कैटेगरीज में इसको विभाजित किया साइकोमोटर डोमेन को, 6 कैटेगरीज, 6 कैटेगरीज, ठीक है जी। पहला है रिफ्लेक्स मूवमेंट्स। क्या है? रिफ्लेक्स मूवमेंट्स, ठीक। रिफ्लेक्स मूवमेंट्स की अगर हम बात करें, देखिए ज्योति एक एक करके समझते हैं, धन्यवाद आपका। अनीता हैरो की बात हुई है यहाँ पे, देखिए रिफ्लेक्स मूवमेंट्स की अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्स मूवमेंट्स होते हैं अनैच्छिक क्रियाएं जो अपने आप होती हैं। बोनस क्वेश्चन था, वेरी गुड मनदीप, अगर दोनों होंगे ऑप्शन में साइकोमोटर और कोनेटिव तो बोनस ही बन जाएगा ना, और अगर रिवाइज टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग पूछेगा तो आप कोनेटिव के साथ जा सकते हैं, अदरवाइज साइकोमोटर है ही। हाँ देखिए रिफ्लेक्स मूवमेंट्स की अगर हम बात करें अनैच्छिक क्रियाओं की, तो ये वो रिएक्शंस हैं दैट आर नॉट लर्नड सच एज एन इनवॉलंटरी रिएक्शन, इनको आप सीखते नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपके जिंदा होने में ही मौजूद हैं, जैसे आपकी पलकों का झपकना, आपके दिल का धड़कना, है ना, या जैसे गर्म चीज होती है आप अचानक से हाथ हटा लेते हैं, क्या रिफ्लेक्स मूवमेंट्स, इनको आपने कहीं सीखा नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं दी आपको मम्मी पापा ने पहले जल जाओ और फिर आगे से जलना मत, ऊंचाई से डरना, या बहुत सारी चीजें इस तरह की, ये सब क्या है, ये बिना सीखे मूवमेंट्स हैं जिनको हम रिफ्लेक्स मूवमेंट्स कहते हैं, जिनको अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं, जिनको सीखना नहीं पड़ता, जो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर है, बायोलॉजिकली हम इंटरट्वाइंड हैं इनके साथ। तो ये हुए रिफ्लेक्स मूवमेंट, इसमें पहली चीज हुई एक्टिविटी। दूसरा है फंडामेंटल मूवमेंट्स, अब ये कंपैरेटिवली इससे बेहतर होगा क्योंकि इसमें इच्छा आ जाएगी, अब तक तो ये ऑटोमेटिकली चल रही थी कहानी। तो अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटल मूवमेंट्स क्या कह रहे हैं, फंडामेंटल मूवमेंट्स कह रहे हैं, फंडामेंटल मूवमेंट्स कह रहे हैं बेसिक मूवमेंट्स सच एज वॉकिंग और ग्रास्पिंग, यानी बेसिक मूवमेंट्स। कौन से बेसिक मूवमेंट्स? जो बेसिक एक्टिविटी करता है बच्चा घर में, वो बेसिक मूवमेंट्स हो गए, जैसे उसका चलना फिरना, है ना, बेसिक मूवमेंट्स सच एज वॉकिंग और ग्रास्पिंग, चीजों को पकड़ना, उसके सामने कोई बॉटल रखी हुई है उसको पकड़ेगा जाकर के, तो उसकी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, वो वॉलंटरीली कर रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है। परसेप्चुअल एबिलिटीज, आपका परसेप्शन बनने की जो क्षमता है वो इसका नेक्स्ट लेवल हुआ। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, कोई भी एक उद्दीपक है आपके आसपास, सच एज विजुअल एंड ऑडिटरी, उद्दीपक क्या हो सकता है, कोई आवाज हो सकती है यानी साउंड, कोई पिक्चर अचानक से दिखा दे, है ना, कोई चीज देख ली बच्चे ने, वो क्या है उसके परसेप्शन को बनाएगा, उसके सेंसेस उसको ग्रैस्प करेंगे उस चीज को। जब सेंसेस के थ्रू आप कोई चीज देखते हैं सुनते हैं, यानी स्टिमुलस आपके एनवायरमेंट में प्रेजेंट होता है और आप उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, तब आपके दिमाग में एक परसेप्शन क्रिएट होता है, तो परसेप्चुअल एबिलिटीज आपकी डेवलप होनी शुरू हो जाती है जब आप चीजों को सुनते हैं देखते हैं। आप देखते हैं बच्चे ने परसेप्शन बनाना शुरू कर दिया, अपना एक नजरिया बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि जो भी चीजें उसके आसपास हैं, जो भी उसके सेंसेस हैं, वो उसको ग्रैस्प करके इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं ब्रेन तक, और ये ब्रेन बनाता है परसेप्शन। भाई कोई भी परसेप्शन जो आपका आज तक बना है वो आपने आसपास की दुनिया से अपने सेंसेस से गैदर करके एक इमेज बनाई है दिमाग में, जिसको आप परसेप्शन कह रहे हो, ठीक। नेक्स्ट है फिजिकल एबिलिटीज या फिटनेस कह सकते हैं हम इसको, आपकी शारीरिक गतिविधि करने की क्षमता, स्टैमिना कितना है, ये ट्रेनिंग से आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। स्टैमिना दैट मस्ट बी डेवलप्ड फॉर फर्दर डेवलपमेंट सच एज स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी, ये आपके अंदर स्ट्रेंथ है, जितने भी आप ओलंपिक्स की बात करें या कहीं भी स्पोर्ट्स की बात करें तो वो इसको डेवलप करते हैं, वो फिजिकल एबिलिटीज इस वाले लेवल पे होंगे, 4th लेवल पे, मतलब इसके आगे भी होते हैं बट इतना तो मस्ट है। स्किल्ड मूवमेंट्स, अब क्या है 5th, स्किल्ड मूवमेंट्स, एडवांस्ड लर्न्ड मूवमेंट्स, जैसे आप देखते हैं कि कुछ व्यक्ति कोई रस्सी पे चल रहा है, वो एडवांस्ड लर्न मूवमेंट्स है, हर कोई तो नहीं कर सकता, ठीक। एडवांस्ड लर्न्ड मूवमेंट्स एज वन वुड फाइंड इन स्पोर्ट्स और एक्टिंग, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो चाहे वो एक्टिंग में हो, वो भी एडवांस्ड लर्न्ड मूवमेंट्स है ना, कोई एक जंप कर रहा है, कोई किसी तरह की अपनी फिजिकल वे में कोई एक एक्टिंग करने में लगा हुआ है, ठीक, नर्वस सिस्टम यूज होगा। फिर है नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन, यानी यहाँ पे जरूरी नहीं आप बोले, कारपेंटर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यूज इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज सच एज जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस, यहाँ पे आप बॉडी लैंग्वेज के थ्रू या अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू बात को कम्युनिकेट कर देते हैं, कन्वे कर देते हैं। जैसे एक भरतनाट्यम में एक जो डांसर है उसके फेशियल एक्सप्रेशन से आपको पता लगेगा कि वो फिजिकल एक्टिविटी कर ही रहा है, बट उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत कुछ कन्वे कर देती है, जिसको हम नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन कह रहे हैं, ठीक है दीपिका, इतनी बात क्लियर है या फिर कोई समस्या है इस बात को समझने में, ये बताइए फटाफट से बताइए। इतनी बात क्लियर है, सभी को क्लियर है, मुझे लगता है कोई दिक्कत परेशानी समस्या यहाँ है नहीं, है ना, चलिए आगे, बहुत बढ़िया। क्लियर, जेस्चर्स होते हैं आपके हाव भाव, आपके चेहरे से, आपके हाथों से, कौन सी चीजें स्किप हो गई दुष्यंत, ये बताओ आप, कोर्स जैसे प्लान हुआ है वैसे करेंगे ना, या दुनिया में जैसे चल रहा है वैसे करेंगे, बताओ एक बार। 6 नंबर लास्ट वाले में कुछ नहीं है, लास्ट वाला है नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन, यानी आप बॉडी लैंग्वेज का, अपने एक्सप्रेशंस का, अपने जेस्चर्स का इस्तेमाल करके बात को कन्वे करते हो, ना कि अपने शब्दों का या फिजिकल एक्टिविटी का, ठीक है जी बात, इतनी बात क्लियर। 4th नंबर बताना है किसी को, फिजिकल एबिलिटी है जब आप एक स्टैमिना बिल्ड कर लेते हो, एक स्ट्रेंथ बिल्ड कर लेते हो, कि नॉर्मल हो सकता है आप और मैं भी भाग पाएंगे, आपने एक स्ट्रेंथ बिल्ड कर ली, लेकिन इसका एडवांस लेवल क्या होगा जब आप इसको स्पोर्ट्स में यूज करें, जब आप इसको एक्टिंग में यूज करें, और इसके भी एडवांस क्या होगा जब आपकी बॉडी लैंग्वेज ही चीजें कह दे, आपके शब्दों से ज्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशंस, आपके जेस्चर्स, हाव भाव बता दें कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है जी। ऑजुबेल की थ्योरी में चारों के चारों टाइप कराए हैं भाई, कब पढ़ा आपने?
ऑजबल कर चुके हैं हम, और अगर किसी भी थ्योरी में कुछ भी छोड़ा गया है दैट मीन्स वो इंपॉर्टेंट नहीं था, पूछा नहीं गया होगा। कहीं कुछ चीजें छोड़ी गई हैं, कहीं कुछ चीजें एक्स्ट्रा कराई गई हैं इंपॉर्टेंस के बेस पे, नहीं तो दुनिया भर की किताबें आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। फिफ्थ एक्सप्लेन गारंटी ना करें। देखो फिफ्थ फिजिकल एबिलिटी हुई, आपने एक स्टैमिना बिल्ड कर लिया कि आप 10 किलोमीटर भाग सकते हैं। स्किल्ड मूवमेंट है, आप 10 किलोमीटर ऐसा भागते हैं कि आप सामने वाले को पीछे छोड़ सकते हैं। मतलब कंपटीशन की बात नहीं हो रही, सिर्फ वो जो कैच की स्पेसिफिक एडवांस मूवमेंट्स। चल तो 10 किलोमीटर वो व्यक्ति भी लेगा जो कभी नहीं चला होगा, वो भी एक दिन आप उसको ले जाओगे वैष्णो देवी तो वो भी चलेगा। लेकिन एक व्यक्ति है जो एडवांस लर्न मूवमेंट्स हैं उसके पास, वो किस चीज को कैसे करेगा? बेंडुरा के साथ हुआ था ऑजबल, एग्जैक्टली। कहाँ दिक्कत हो रही है? ऑजबल तो इतना आसान है दुष्यंत, मैंने बताया भी था, इवन शायद यूट्यूब पे भी कराया हुआ है ऑजबल, आप वो भी सर्च कर सकते हो। उसमें सिर्फ मैंने शायद ऑजबल में क्या होता है, डीएमआरडी है क्या है, एक तो होता है उसमें, याद करने दो मेरे को, एक तो कहीं से कहीं ले जाते हो आप लोग रुको एक बार। उसमें एक होती है मीनिंगफुल रोट लर्निंग, आरएमआरडी है वो, रोट लर्निंग या रोट कुछ तो है, ठीक। तो रोट लर्निंग में क्या है कि आप सिर्फ रट लेते हो चीजों को। फिर होता है एक मीनिंगफुल लर्निंग जिसमें आप अर्थपूर्ण ढंग से चीजों को रिलेट करके समझते हो। फिर होता है रिसेप्टिव लर्निंग जिसमें आप चाहे रट के करो चाहे मीनिंगफुल करो, बस रिसीव कर लिया आपने। और फिर लास्ट होता है जो हाईएस्ट लेवल है, डिस्कवरी लर्निंग, जिसमें आप डिस्कवर करते हो, खोज करते हो, वो सबसे ज्यादा मीनिंगफुल है, सबसे ज्यादा बेहतर है। यही कहानी ऑजबल की, और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं ऑजबल में। इतनी सी बात को लेकर परेशान हो रहे हो हैं, कमाल करते हो भाई। दिक्कत यही है कि हम जब ये नहीं देख रहे ना कि हमने अपने एंड पे 200% दिया कि नहीं दिया, तो फिर हम हमेशा बाहर कमियां ढूंढते रहेंगे, और इसी बैच से लोग सिलेक्शन ले जाएंगे, और इसी बैच से कुछ लोग ये परेशान होते रहेंगे कि यार फलानी चीज नहीं कराई थी, फलाना नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था, है ना। खैर, जिन बैचेस में नहीं हुआ उनमें होगा ऑब्वियसली, क्यों टेंशन लेते हो? मेरा कंसर्न ये नहीं है कि आप मुझे कह रहे हैं कि ये नहीं कराया, कराया तो है ऑब्वियसली, मेरा कंसर्न वो नहीं है, और उस चीज की कोई टेंशन भी नहीं है मुझे। बट मेन मुद्दा ये है कि आप अपना बेस्ट करने से पीछे हट जाएंगे इन सब बहानों की वजह से, वो आपको दिक्कत देगा। कुछ चीज समझ में नहीं आ रही, आप 6 क्या 86 बार पूछो। मैं समझती हूँ कि इतनी सारी थ्योरीज, इतनी सारी चीजें आपने पढ़ी हैं इस दौरान कि एक सैचुरेशन बन जाता है दिमाग में। बिल्कुल आरती, चलें आगे बढ़े। तो ये कहानी हुई अनीता हैरो की। एक व्यक्ति थे डेव, अगर आप देखना चाहें, क्योंकि ये भी कहीं कहीं पूछ लिया जाता है। एक व्यक्ति थे डेव नाम के, जिन्होंने ये साइकोमोटर डोमेन दिया है, बस उन्होंने अपनी टर्मिनोलॉजी अलग दे दी है, क्योंकि मैंने बताया ब्लूम ने इसके बारे में बात नहीं की थी, सिम्पसन ने की थी, फिर डेव ने की, अनीता हैरो ने की, ठीक है। मीट इंपॉर्टेंट नहीं है, मीट शायद यूट्यूब में मैंने कराए होंगे कभी ना कभी, क्योंकि एक क्वेश्चन कभी वंस इन अ व्हाइल आ गया तो जरूरी नहीं है उसको दोबारा पूछा जाएगा। इमिटेशन की अगर हम बात करें, पहले मैं कराती थी मीट वगैरह, बट बहुत सारी चीजें मैंने अपने आप ही ड्रॉप कर दी, क्योंकि इंपॉर्टेंस के हिसाब से आप पढ़ोगे ना, अगर आप मतलब प्रॉपर कोचिंग में बैठे हो तो। इमिटेशन की अगर हम बात करें तो इमिटेशन होता है बच्चा जब चीजों को देखता है, वो ऑब्जर्व करेगा, कॉपी करेगा, और वो सेम चीज करने की कोशिश करेगा। कोई ऐसे ऐसे कर रहा है तो वो भी ऐसे ऐसे कर रहा है, मतलब नकल करना। जॉन बॉल भी कराया है यार। मैनिपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो मैनिपुलेशन क्या है, एक्शंस आर परफॉर्म थ्रू मेमोराइजेशन और बाय फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। अब वो मैनिपुलेट कर पाएगा क्योंकि पापा ने दिखाया था इसको ऐसे उठाया जाता है, तो अब उसको पता है ये स्टेप फॉलो करके इसको उठाया जाता है, ठीक। प्रिसीजन क्या है, जब उसमें एक्यूरेसी आ जाए, परफॉर्मेंस उसकी बेहतर हो जाए, वो एक्सपर्ट बन जाए प्रैक्टिस के द्वारा। आर्टिकुलेशन है, सेवरल स्किल्स कैन बी परफॉर्म, एक टाइम पे कई स्किल्स, फोन पे बात कर रहे हो, लैपटॉप पे टाइपिंग भी हो रही है, पेपर में भी लिख रहे हो, कई सारी चीजें एक साथ कर पा रहे हो। नेचुरलाइजेशन क्या है, हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अचीव्ड विद एक्शंस बिकमिंग सेकंड नेचर। अभी आपका सेकंड नेचर बन गया है। जैसे आप ड्राइविंग जब शुरुआत में सीखते हो तो दिक्कत होती है, फिर तो सेकंड नेचर बन गया, आप फोन पे बात कर रहे हो, उसको आपको पता है कहां ब्रेक लगाना है, ये सेकंड नेचर है आपका, तो ये हाईएस्ट लेवल हो गया नेचुरलाइजेशन, ये डेव ने दिया है, ठीक। इन केस कभी पूछ ले तो मैंने बता दिया, अदरवाइज नॉट सो इंपॉर्टेंट, आप अनीता हैरो वाला ही याद रखिएगा, डेव ने दिया है, ठीक है। ब्लूम टैक्सोनॉमी का साइकोमोटर वाला ही पार्ट है, और वो भी क्योंकि ये अलग अलग लोगों ने दिया है ना, तो कोई 5 बताएगा, कोई 6 बताएगा। गत्यात्मक पक्ष कहते हैं इसको हिंदी में, व्यवहार के करने पक्ष से संबंधित है, एक्शन से संबंधित है, ठीक है। काल युग तो किया है हमने, एक्शन से संबंधित है। अभी तो प्रैक्टिस बैच भी आ रहा है, मिलूंगी मैं आप लोगों से वहां, और फिर बताऊंगी क्या किया था क्या नहीं। देखो एक बार, एक्शंस बेस्ड है। तीसरा पॉइंट है प्रिसीजन, कि आप बिल्कुल स्पेसिफिकली एकदम टू द पॉइंट एक्यूरेटली करते हैं किसी चीज को। बहुत बढ़िया आरती, गजब, ठीक। इतनी सी बात है। कोई और समस्या यहाँ तक आ रही हो समझने में तो मुझे तो बता। आज काफी कम समय में हमने काफी चीजें कर ली हैं। अब बताओ कहीं किसी को कोई समस्या आ रही हो तो मैं उसको सॉल्व करने का पूरा पूरा प्रयास करूंगी। बताइए, इतना कर लो काम ना, और इसके साथ फिर प्रीवियस ईयर लगा लो डी2 के लिए, क्योंकि करोगे तो अंत नहीं है, और एट द एंड आपको क्वेश्चन ही करने हैं। जरूरत से ज्यादा कराया बिल्कुल मनदीप, मेरे को करेबल टीम बोल रही है कि लिमिटेड ही कराओ, मतलब क्योंकि एक अंत के बाद तो आप भी नहीं बचा पाओगे ना। मेरे लिए कराना दिक्कत थोड़ी, मैं और 100 सेशन ले लूं। पेडागोजी तो ऐसा टॉपिक है जिसमें तो एक एक अगर करना करने पे आए हम तो पता नहीं क्या क्या कर लें। अब बताओ कोई दिक्कत परेशानी हो तो, यहाँ तक की बात को समझ करके अगर चीजें क्लियर हो गई हैं तो बताओ। रिकॉर्डेड भी डलवा देंगे और लाइव भी हो जाएंगे, जब लाइव होने होंगे, जो 2 यूनिट बची हुई है उनके, जब भी नए बैच होंगे तो वो हो जाएगा लाइव, तभी हो जाएगा, इतने रिकॉर्डेड डालते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज के लिए इतना ही रखें, कल हम क्या करेंगे ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं अभिषेक। 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक बचते हैं आपके अभी।
चले आगे। हाँ रिकॉर्ड डलवा देती हूँ, मैं आज ही बात कर लूँगी क्योंकि आपका नेक्स्ट मंथ एग्जाम है, आई अंडरस्टैंड दैट। चलो भाई, कैसे कैसे कर रहे हैं तैयारी, एक बार बता दूंगी, लास्ट बात कर लेंगे इस बारे में। चलें, कल जहाँ तक है, एक तो आपका रहता है पॉलिसीज, जिनको हम कहते हैं ना हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं उसको, पॉलिसीज एंड कमीशंस एजुकेशन के, ये टॉपिक है। हो सकता है इसको कल पहले हम इसी को निपटा लें, फ्राइडे को आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। और ये है दूसरा एक टॉपिक है आपका स्कूल मैनेजमेंट, विद्यालय संगठन कहते हैं या तो उसको प्रबंधन कहते हैं, हाँ ठीक, ये दोनों टॉपिक हो जाएंगे। फिलॉसफी मैंने चेक किया, कुछ काम का है नहीं, तो आई जस्ट लेफ्ट इट। क्वेश्चंस कराते समय मैं कभी डिस्कस कर लूंगी। थिंकर्स अगर कभी लगेगा किसी दिन यूट्यूब पे ले लेंगे, मतलब ऐसे तो फिर कोई अंत नहीं है ना, थिंकर्स तो हमने सिलेबस में डाला भी नहीं है। प्रैक्टिस तो चलती रहेगी लेट्स लर्न पे, और ये प्रैक्टिस बैच भी आ रहा है, वो काम ना हो जाएगा। जिनकी फर्स्ट और सेकंड यूनिट नहीं हुई है जिनके बैचेस में, वो रिकॉर्डेड जाएंगे और लाइव भी होंगी, बट थोड़ा रुक के होंगी। ठीक है जी, कोई दिक्कत बात परेशानी इस बात में को समझने में कोई हो तो बताओ। आज के लिए इतना ही रखते हैं। डी प्लस भी तो चलेगा, उसमें रिकॉर्डेड डलेंगे 2 यूनिट्स, और फिर बाद में भी जब पेपर आने से पहले आपका लाइव भी होंगे कुछ सेशंस। टेंशन मत लो यार, आपको सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, सिर्फ कोर्स थोड़ी खत्म करना है, इतनी कोई ऐसी जल्दी नहीं है, करियर पे कोई अंत नहीं है। 100-150 क्लास बताओ इस सब्जेक्ट की हो गई है। चलो टेक केयर, कल मिलते हैं।